हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछली बार किया था पाठ 4 कथनी और करनी। इसमें आपको कुल 5 प्रसंग दिए हुए हैं, ओके। और ऐसे प्रसंग दिए हुए हैं जिसमें उस व्यक्ति की कथनी और करनी में बहुत ही अंतर था, यानी जो वह करता था और जो वह बोलता था उसमें बहुत ही अंतर था। जैसे कि हमने पहला प्रसंग देखा, फूल तोड़ना मना है। उसी सज्जन ने फूल लगाए थे और तख्ती लगा दी थी कि फूल तोड़ना मना है, और वो खुद ही जाकर फूल तोड़ रहा था, ओके। फिर दूसरे जो आपके टेक्स्ट बुक में पिक्चर दिया हुआ है, दूसरे पिक्चर में क्या दिया गया है कि एक कंडक्टर बैठा है, तो वो कंडक्टर यात्री को बोलता है यहाँ धूम्रपान करना मना है, और खुद ही थोड़ी देर बाद जाकर के वह धूम्रपान करने लगता है ना। और तीसरा प्रसंग था वह दुकानदार वाला, वह बोलता है कि यहाँ पर गाड़ी पार्क ना करें, स्कूटर पार्क ना करें, यह बीच रास्ता है, आप कहीं दूर जाके जहाँ पर पार्किंग है वहाँ पार्क करें। फिर तभी थोड़ी देर बाद उसका बेटा आ जाता है और वो वहीं पर गाड़ी पार्क करता है दुकान के आगे, तो उससे वह कुछ नहीं कहता है। तो जब वह दूसरा आदमी पूछता है कि आपने इसे क्यों नहीं कुछ कहा, ये यहाँ बीच सड़क में गाड़ी पार्क कर रहा है, अपना स्कूटर पार्क कर रहा है, तो वह दुकानदार कहता है यह तो मेरा बेटा है। तो इस तरह से इन व्यक्तियों की कथनी और करनी में बहुत ही फ़र्क देखने को मिलता है ना। फिर जैसे वो रेंट वाला था कि अपना रेंट लेने आया था, फिर वो अपने लड़के को बाहर भेजता है कि जाकर बोलो कि पापा घर पर नहीं हैं। तो हम जैसे बच्चों को सिखाते हैं, उसने बच्चे को सिखाया था कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना। और वही खुद बच्चे से झूठ बुलवाता है कि पापा कह रहे हैं कि वे घर पर नहीं हैं, ओके। फिर लास्ट वाला प्रसंग था हमारा कि आपने पिक्चर में देखा होगा, एक दादाजी हैं, वह बिल भरने के लिए जा रखे हैं, लंबी लाइन लगी है। दादाजी ने सोचा कि इस लाइन में कौन खड़ा रहेगा, तो दादाजी ने एक लड़के को देखा जिसको पहचानते थे, वो आगे लाइन में खड़ा था, और उसको बिल की रकम और बिल थमा दी उसके हाथ में, और ऐसा कहने लग गए कि बेटा ये आप घर पर ही भूल कर आ गए थे। तो इसका मतलब है कि वो अपना बिल उसी से भरवा रहे थे। लाइन में खड़े रहना उन्हें पसंद नहीं था, या वे लाइन में लंबी लाइन देख कर के वे घबरा गए और उन्होंने बोला मैं तो यहाँ खड़ा नहीं रहूँगा, मैं इस आदमी से ही काम करवा देता हूँ। और उन्होंने भी अपने पोते को सिखाया था कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, सदैव अपनी प्रतीक्षा का इंतज़ार करना चाहिए, अपने बारी का इंतज़ार करना चाहिए, है ना। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ओके। और वह जो पोता था वो बोलता रहा कि दादाजी लाइन में लगिए ना, आप इसको क्यों दे रहे हो, लाइन में लगो ना, चलो ना लाइन में लगते हैं। तो वहाँ पर खड़े सभी लोग हंसने लग गए। इस तरह से इनकी भी कथनी और करनी में अंतर देखने को मिलता है। हमने सही विकल्प चुनिए, पेज नंबर 19, पेज नंबर 20 छोटे प्रश्न उत्तर, और पेज नंबर 21 बड़े प्रश्न उत्तर कर दिए थे, ओके। अब हम यहाँ पर कुछ ग्रामर पाठ कर रहे हैं। जिन्होंने आगे का नहीं किया होगा वे लोग आगे का कर लेंगे। चलो देखते हैं। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग। मुहावरे क्या हैं? गुणों की खान, यानी बहुत गुणी। मेरा बड़ा भाई गुणों की खान है। मेरा बड़ा भाई क्या है? गुणों की खान है। दूसरा, पानी पानी हो जाना, उसका अर्थ होता है बहुत लज्जित होना, बहुत शर्मा जाना, है ना। जब रमेश की पोल खुली तो वह पानी पानी हो गया। जब रमेश की पोल खुली, जैसे किसी को कोई बात पता चल जाती है तो उसे बहुत शर्म आती है ना, तो इसे कहते हैं बहुत लज्जित होना, शर्मा जाना। पानी पानी होना यानी शर्मा जाना। चलो अब यहाँ पर उचित जोड़े मिलाइए। यहाँ पर आपको दिया है, अलग अलग साइन दे रखे हैं, किसे क्या कहते हैं हम समझेंगे इधर।
और यहाँ पर इस तरह से दे रखे हैं। पहला लिखा है उद्गार चिन्ह, फिर दूसरा लिखा है अवतरण चिन्ह। जब कोई बोलता है जैसे वंदे मातरम, फिर अंग्रेजों भारत छोड़ो, है ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ऐसा बोला था ना सुभाष चंद्र बोस ने, तो उसको हम किसके अवतरण चिन्ह के अंदर लिखते हैं। जैसे हमने देखा होगा जो हमारा नन्ही वाला लेसन है, नहीं इसमें तो नहीं है, पार्ट 6 में था, उसमें जैसे वो मम्मी अपने बेटे को कुछ बोलती है कि बेटा इस तरह से करो, बेटा ये करो, तो वो जो बोलते हैं उसे हम अवतरण चिन्ह में लिखते हैं। फिर है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह किसे कहते हैं? जैसे हमने लिखा तरह तरह के या छोटे छोटे, तो बीच में डैश लगाते हैं, तो उसे कहेंगे योजक चिन्ह। फिर है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो जब किसी से प्रश्न पूछा जाता है या कोई भी प्रश्न होता है तो उसके लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है ना। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम यानी स्टैंडिंग लाइन एक होती है, उसे बोलते हैं पूर्ण विराम। जब हमारा शब्द पूरा हो जाता है, जैसे राधा खेल रही है, फिर हम लिखते हैं कि पूर्ण विराम। यहाँ पे देखो हमने पूरा लगाया ना, जैसे हो गया तो पूर्ण विराम, स्टैंडिंग लाइन। हिंदी में आपका डॉट लगता है और यहाँ पर पूर्ण विराम। अल्प विराम, अल्प विराम किसे कहते हैं? जैसे एक कॉमा दिया जाता है, हमने बोला सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, तो बीच में कॉमा लगता है ना, तो उसे कहेंगे अल्प विराम। जैसे रमेश, सुरेश, महेश, गीता सब मेरी सहेलियां हैं, तो हम उनके बीच में ऐसे कॉमा लगाएंगे ना, तो उसे बोलते हैं अवतरण चिन्ह। उद्गार चिन्ह किसे कहेंगे? उद्गार चिन्ह में जैसे हम बोलेंगे वाह, अरे, इस तरह से हम बोलते हैं ना, अचानक से जैसे कोई खुश होकर के या बहुत दुख में, ओहो, तो अवतरण चिन्ह, उसमें ऐसे स्टैंडिंग लाइन आती है और नीचे डॉट आता है। उद्गार चिन्ह, ओके, उसे उद्गार चिन्ह कहेंगे। चलो यहाँ पर देखेंगे प्रश्न सूचक चिन्ह। दूसरा जो दे रखा है वह क्या है? प्रश्न सूचक चिन्ह। ओके, फिर दूसरा जो दे रखा है वो स्टैंडिंग लाइन है, तो उसे कहेंगे हम पूर्ण विराम, यानी यहाँ पर हमको विराम यानी आराम, पूरा आराम, यहाँ पे हमारा सेंटेंस पूरा हो गया, पूरा आराम। फिर उद्गार, आपको दिख रहा होगा ये लाइन खींच के नीचे डॉट है, तो इसे कहेंगे उद्गार चिन्ह, यानी कि क्या पूछा जाता है यहाँ पे? वाह, अरे, ओहो, हाय राम, इस तरह से बोला जाता है ना, सरप्राइज होता है जिसमें हम, तो उसे उद्गार चिन्ह कहते हैं। वाह, कितना सुंदर दृश्य है, अरे ऐसा हो गया, इस तरह से। फिर है चौथा अल्प विराम। ओके, और अल्प विराम जैसे मैंने आपको बताया कि रमेश, सोनल, सीना, टीना, मीना, तो कॉमा कॉमा लगता जाएगा, है ना। अवतरण चिन्ह, तो जब कोई व्यक्ति बोलता है उस चीज़ को तो उसे अवतरण चिन्ह में लिखा जाता है। ओके, योजक चिन्ह किसे कहते हैं? जैसे हमने बोला योजक चिन्ह में बीच में जैसे ठंडा मीठा, तो बीच में डैश लगाया जाता है, छोटे छोटे, इस तरह से। फिर वह पानी पानी हो गया, तो बीच में अवतरण चिन्ह लगाया जाता है, ऐसा डैश लगाया जाता है। चलो फिर निम्नलिखित वाक्यों में विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। चलो, फूल तोड़ना मना है, तो यह जो है यह इसमें लिखा हुआ है, ओके, पूर्ण विराम। फिर वाह, कितना सुंदर दृश्य है, तो वाह जो है उसमें क्या आएगा? उद्गार चिन्ह, है ना, वाह के बाद। फिर कितना है, तो प्रश्न पूछा है ना कितना, तो क्वेश्चन मार्क आएगा यहाँ पर। फिर देखेंगे बसों में लिखा होता है, अब क्या लिखा होता है वह अवतरण चिन्ह में लिखेंगे, यहाँ कॉमा लगा के फिर
अवतरण चिन्ह में धूम्रपान का निषेध है, निषेध यानी नहीं करना है, तो वह आएगा अवतरण चिन्ह में। फिर देखेंगे धारा रात दिन पड़ती रहती है, तो यह एक सिंपल सेंटेंस है ना, तो इसमें पूर्ण विराम। फिर पौधे बारिश में ही क्यों लगाए जाते हैं, अब क्यों प्रश्न पूछा है तो प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। ओके, चलो अब यहाँ पर दिया गया है जैसे कोष्ठक में दिए गए शब्दों को उचित क्रम में रखकर उदाहरण के अनुसार वाक्य लिखिए। अब यहाँ कथनी, फिर जाना, रखनी, वे, समानता, तो यहाँ पर आपको अलग अलग पसंद करके लिखना है। फिर सबको लिखा है, तोड़ना, हर रोज, जो वाक्य में दिया, जो हमको पाठ में दिए हुए ना वही वाले वाक्य यहाँ दे रखे हैं। मना है, फूल तोड़ना मना है, हमें कथनी करनी में समानता रखनी चाहिए, है ना। फिर मैं खेलने जाता हूँ, पढ़ना, पौधे, है ना, हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए। तो ऐसे करके आप कोई भी अपनी तरफ का ही कोई भी सेंटेंस बना सकते हो। ये मैंने पेंसिल से लिखा है, आप लोग अपने आप बना के लिख सकते हो। ओके, जिसे पहला लिखा है मैंने, सबको कथनी करनी में समानता रखनी चाहिए। मैं हर रोज खेलने जाता हूँ। फिर सबको अच्छे से पढ़ना चाहिए। ये आप लोग अपने आप लिखोगे, मैंने पेंसिल से ही लिख रखा है। वे कहीं से पौधे लाए, ओके, लाए हैं। या दूसरा है सबको फूल अच्छे लगते हैं। इस तरह से भी एक वाक्य बना है, सबको फूल अच्छे लगते हैं। चलो फिर देखेंगे निम्नलिखित कहावत का अर्थ लिखिए। तो आम के आम गुठलियों के दाम, यानी दोहरा लाभ होना, दुगुना लाभ होना। तो मैंने साइकिल खरीदी तो मुझे आम के आम और गुठलियों के दाम भी मिले। इस तरह से हम वाक्य प्रयोग बना सकते हैं, पर यहाँ पर अर्थ लिखने को ही कहा गया। ओके, यानी कि उस चीज़ का दोनों लाभ होना, जैसे आम तो हमने खाई और गुठली का भी कुछ बनता है ना, उसका भी लाभ मुझे मिला। जैसी करनी वैसी भरनी, कर्मों के अनुसार फल मिलना। उसका अर्थ होता है जैसे आपके काम होंगे, अगर आपके काम अच्छे होंगे तो अच्छा फल मिलेगा, और अगर आपके काम बुरे होंगे तो बुरा फल मिलेगा। फिर साँच को आँच नहीं, सच्चे व्यक्ति को कोई भय नहीं होता। साँच को आँच नहीं, यानी जो सच्चा व्यक्ति है उसको कोई गलत साबित नहीं कर सकता, और कर भी देते हैं उसके बारे में कोई कुछ बोलेगा तो उसे डर नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि वह सच्चा है। चौथा, काला अक्षर भैंस बराबर, बिल्कुल अनपढ़ होना, यानी उसको काला अक्षर के बराबर भैंस बराबर दिख रहा है, उसको पता ही नहीं चल रहा है क्या पढ़ना है कैसा पढ़ना है, तो उसके लिए काला अक्षर किसके बराबर है? भैंस बराबर है। तो बिल्कुल अनपढ़ होना। चलो फिर 11 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। अब हमने ग्रामर देखा था ना, भाववाचक संज्ञा भी मैंने आपको करवाई थी। ओके, जैसे सच्चा है तो उसका आएगा सच्चाई, मानव है तो मानवता, बच्चा है तो बचपन, अमीर है तो अमीरी, ऊंचा ऊंचाई, लंबा लंबाई, बूढ़ा बूढ़ापा। चलो फिर देखेंगे निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित संज्ञा का भेद लिखिए। जिसमें रेखा खींची गई है उसका भेद लिखिए। मनुष्य
अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है। तो जो मनुष्य है वह क्या है, यहाँ पर नाम तो नहीं है। अगर नाम होता तो हम व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं ना, खाली मनुष्य है तो मनुष्य किसका बोध कराता है, जातिवाचक। जो मनुष्य है वह जातिवाचक संज्ञा है, एक जाति का बोध कराता है। हमें अहिंसा के पथ पर चलना चाहिए। यहाँ पर जो अहिंसा, सुख, दुख, प्रेम, क्रोध, तो वह सब क्या होता है, भाव, आपके मन के भाव होते हैं। तो उसमें आएगा भाववाचक संज्ञा। फिर रेलवे स्टेशन पर लोगों की भीड़ रहती है। तो भीड़ रहती है, तो यह जो भीड़ है उसमें क्या आएगा, वह जिसे ग्रुप बोलते हैं ना, ग्रुप, बहुत सारे लोगों का ग्रुप है तो उसको बोलेंगे समूहवाचक संज्ञा, वह आएगा समूहवाचक संज्ञा में। फिर क्षमा वीरों का आभूषण है, यानी जो बहादुर लोग हैं वो लोग क्षमा कर देते हैं, माफ़ कर देते हैं, तो वो बोलते हैं उनका आभूषण, यानी उनके लिए इतना इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो कर ही देते हैं, है ना। क्षमा वीरों का आभूषण है, तो ये इसमें जो क्षमा है वह क्या आएगा, आपके दिल का, उनके दिल का भाव है, तो इसमें आएगा भाववाचक संज्ञा। फिर फूल सबको अच्छे लगते हैं। तो जो फूल है यहाँ पर गुलाब का फूल या चंपा का फूल ऐसा कहा नहीं गया है ना, तो यहाँ पर खाली फूल बोला गया है। ओके, फूल बोल दो जानवर, विद्यार्थी, मनुष्य, है ना, तो वो सब आएगा, जाति का बोध कराते हैं, तो उसे कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। फिर यहाँ पर देखेंगे हमारे व्यवहार में विनम्रता होनी चाहिए। अब फिर से यहाँ पर क्या आएगा, सुख, दुख, विनम्रता, है ना, तो हमारा दिल की बात कही गई है, भाव, है ना, तो इसे कहेंगे भाववाचक संज्ञा। फिर आगे देखेंगे सभा में कई लोग इकट्ठे हुए। तो सभा यानी वो पूरा ग्रुप हुआ, समूह हुआ, तो उसे क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा। चलो यहाँ पर हमारा यह पाठ पूरा होता है। ओके, चलो इसको आप अच्छी तरह से अपनी नोटबुक में लिख लेना, ये 2 पेज।